वो आदमी 3 दिन और 3 रात से समुद्र में भटक रहा था। जब वो निराश था तभी उसे सड़क का ऊपरी हिस्सा दिखा। वो जल्दी से अपनी राफ्ट को बीच पर ले गया और फिर ध्यान से नंगे पैर टाइडल फ्लैट्स में चला गया ताकि देख सके कि वहाँ इंसानी जिंदगी के कोई निशान है या नहीं। लेकिन किसी ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया, सिर्फ लहरों की लगातार आवाज ही जवाब दे रही थी। इसलिए उस आदमी ने बीच पर अपने पैरों से एक डिस्ट्रेस सिग्नल बनाया, इस उम्मीद में कि कोई गुजरती हुई फ्लाइट उसे देख लेगी। फिर उस आदमी ने राफ्ट का इस्तेमाल बीच पर एक अस्थायी ठिकाना बनाने के लिए किया। थक कर उसने अगले दिन दूसरे इंतजाम करने का प्लान बनाया। अचानक जैसे ही टॉम सोने के लिए लेटा, टाइडल फ्लैट से अचानक एक बहुत अजीब आवाज आई। अनजान खतरे का सामना करते हुए वो तुरंत अलर्ट हो गया और घबराहट के साथ अपनी राफ्ट लेकर बोला कि शायद वो पूरी रात सो नहीं पाएगा। अगली सुबह टॉम ने देखा कि एक दिन पहले लिखे गए ज्यादातर डिस्ट्रेस सिग्नल लहरों में बह गए थे। जिंदा रहने के लिए उसने जल्दी से एक दफनाने की जगह ढूंढी और ध्यान से एक ज्यादा बड़ी जगह चुनी जहां लहरें उस तक न पहुंच सके। उसने एक बड़ा डिस्ट्रेस सिग्नल दिया और किस्मत से कई पैकेज बीच पर बह गए। टॉम ने सारे पैकेज उठा लिए, ये सोचकर कि वे किसी जरूरी मौके पर काम आ सकते हैं। लेकिन तभी जंगल से फिर से अजीब आवाजें आईं और वो अलर्ट हो गया और जोर से चिल्लाया। ये देख करके थोड़ी देर बाद कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसने हिम्मत करके देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो वहां गया, एक पका हुआ नारियल आसमान से समुद्र तल पर गिरा। पता चला कि वो अजीब आवाज नारियल गिरने की थी। टॉम का दिल आखिरकार शांत हुआ। उसने और नारियल इकट्ठे किए क्योंकि वो पूरे दिन बिना पानी के रहा था। उसने एक नारियल उठाया और उसकी तरफ चलने लगा, लेकिन जरा सी भी हरकत उस बड़े आदमी को रोकती थी। उसने उसे नुकीले पत्थर पर रगड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पत्थर के हॉल से एक पत्थर लेकर उसे रगड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर तुरंत नुकीला और दांतेदार हो गया। अपने हाथ में नुकीले पत्थर के टुकड़े को देखकर टॉम को अब भरोसा हो गया था। उसने पत्थर के चाकू से नारियल के पत्ते को बार बार काटा। अगला कदम मुश्किल था। ये थोड़ा सा पानी साफ तौर पर काफी नहीं था और चालाकी से नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करके नारियल में एक छोटा सा छेद कर दिया। नारियल अपने मुंह में डाला, लालच से उसकी मिठास का मजा लिया। थोड़ा पानी पीने के बाद टॉम ने जल्दी से खुद को ठीक किया और एक छड़ी लेकर मदद के लिए पुकारने के बचे हुए मौकों को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुबह से दोपहर तक चलने के बाद उसे एक और पैकेज के अलावा कुछ नहीं मिला और उसे एहसास हुआ कि वो वहीं वापस आ गया है जहां से उसने शुरू किया था। टॉम थोड़ा हताश था। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए उसने चट्टान की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ने का फैसला किया ताकि ये देख सके कि क्या ये सच में एक सुनसान आइलैंड है। बदकिस्मती से वो कोरल पर फिसल गया और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। टॉम ने अपनी पैंट उतारी, पत्थर के चाकू से कपड़ा काटा और उन्हें अपने पैरों में बांध लिया, जिससे कुछ काम चलाऊ जूते बन गए। फिर उसे कुछ जड़ी बूटियां मिली और उन्होंने उन्हें मोम के एक टुकड़े में भर दिया, जिससे न सिर्फ खून बहना बंद हो गया बल्कि वो जूतों का भी काम आया। इसके साथ टॉम चोटी की ओर बढ़ गया। 1 घंटे बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंचा और नीचे देखा। वो समुद्री पानी से घिरा हुआ था और इससे भी बुरी बात यह थी कि कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो इस निर्जन द्वीप पर फंस गया था। टॉम पूरी तरह से हताश था, लेकिन इससे पहले कि वो शोक मना पाता, उसने अचानक कुछ दूर पर एक व्यक्ति को तैरते हुए देखा। आशा देखकर टॉम पहाड़ से नीचे उतरा और पूरी गति से उस व्यक्ति की ओर तैरा। ये उसके विमान का फ्यूजलेज तकिया निकला, लेकिन कप्तान ने पहले ही जीवन के सभी संकेत खो दिए थे। फिर उसने कप्तान को सैंड बार पर खींच लिया। टॉम केवल अधिक से अधिक उपयोगी आपूर्ति एकत्र करने का प्रयास कर सका था। उसे एक टॉर्च मिली जो सौभाग्य से अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कप्तान के जूतों में से एक को उतारा और वॉलेट में कैप्टन की फैमिली फोटो थी। फोटो देखकर उसका मन तुरंत भारी हो गया। उसने फैमिली फोटो भी कैप्टन के पास छोड़ दी। फिर तिरपाल पर उसने पत्थर पर पीड़ितों के नाम और उम्र लिखी। जब तक उसने काम खत्म किया, सूरज डूब रहा था। उस रात टॉम शेल्टर में लेटा रहा, बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। खुशकिस्मती से उसकी खूबसूरत मंगेतर की एक फोटो ने उसे दिलासा दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अभी भी कोई रेस्क्यू नहीं मिला था। हालांकि टॉम धीरे धीरे माहौल में ढलता हुआ लग रहा था। हर सुबह पत्तों से टपकता पानी उसकी जिंदगी का जरिया बन गया। चालाक टॉम नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करना नहीं भूला। इस मुश्किल से मिले ताजे पानी को स्टोर करने के लिए उसने रेत को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल किया। बदबू को छिपाने के लिए अपने पैरों से रेत खोदी। अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए जब भी उसे खाली समय मिलता, वो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए समुद्र पर जाता था। लेकिन वो आधे दिन तक बिजी रहा और उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन जब उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बीच पर टहल रहा था, तभी अचानक उसे समुद्र पर थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने तुरंत तय कर लिया कि ये एक उथला पानी है। ये देखकर कि वहां कोई नहीं है, टॉम जोश में अपनी ट्रैश टॉर्च हिलाता रहा। जहाज के मालिक का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था और ये छोटी सी रोशनी विशाल समुद्र में भटक रही थी। मदद के लिए पुकारने के लिए उसने जल्दी से सीढ़ी की स्लाइड नीचे उतारी, गोदाम से पाइन नट पाउडर अपने सिर पर लगाकर धूप से बचाने का डिवाइस बनाया और साथ बिना शादी की टॉर्च ली बड़े मालिक को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने जहाज के इंजन को खोदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसने प्रकृति की ताकत को कम आंका। लहरें उससे टकराती रहीं और वो सुबह से दोपहर तक चढ़ता रहा, बस ये जानने के लिए कि उसने 100 साल का सफर नहीं किया था।
फिर भी वो जिद करके खोदता रहा, जब तक कि आखिर में एक बड़ी लहर उसे बहा कर ले गई। अपने घायल पैर और कालिक से सने शरीर को घसीटते हुए वो लंगड़ाता हुआ आइलैंड पर वापस आया। मामला और भी बुरा हो गया। पलक झपकते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। टॉम ने जल्दी से अपने शरीर को पैकेट से ढक लिया, बिना किसी पनाह के, और अपने घायल पैर के साथ उसके पास आइलैंड की गुफा के इकलौते दरवाजे पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। टॉर्च से आसपास सुरक्षित जगह देखने के बाद उसने गुफा में चढ़ने की कोशिश की। किस्मत से वहां एक झरना था। प्यासा और बेचैन वो झुका और गंदा पानी पी गया, जो उसके लिए एक बहुत कम मिलने वाला तोहफा था। लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, वो गहरी नींद में सो गया। अपनी टॉर्च बंद करना भूल गया। जब टॉम अगले दिन उठा तो टॉर्च साफ तौर पर बंद थी और उसका घाव बुरी तरह इन्फेक्टेड था। यदि उसे जल्द ही उपचार नहीं मिला तो वो शायद कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अपने जिंदा रहने की प्रवृत्ति से उसने आए हुए पैकेजों को खोलने का निर्णय लिया। वो देखना चाहता था कि क्या उसे कोई उपयोगी आपूर्ति मिल सकती है। पहले पैकेज में रोलर स्केट्स की एक जोड़ी थी। तलवों पर लगे ब्लेड कुछ हद तक उपयोगी लग रहे थे। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल था और तीसरे पैकेज में एक लियोटार्ड था। उसने इसे घृणा से देखा और महसूस किया कि वो इसे पहन नहीं सकता है, लेकिन स्कर्ट पर लगी काली जाली उपयोगी लग रही थी। अगले पैकेज में एक कैसेट टेप और एक बेकार का कागजी अनुबंध था। लेकिन जब उसने आखिरी पैकेज खोला तो वो हिचकिचाया, क्योंकि उस पर परी के पंखों की तस्वीर थी। शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। कुरियर सिर्फ उसे मारना चाहता था ताकि वो बिस्तर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसने हड्डी काटने के लिए अपने रोलर स्केट्स का इस्तेमाल किया और फिर अपने घाव के लिए एक सिंपल पट्टी बनाने के लिए जूतों के फीकों का इस्तेमाल किया। इन रोलर स्केट से ब्लेड काटना आसान था और उनका इस्तेमाल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था। जल्द ही उसने एक बड़ा केकड़ा पकड़ा। टैन म्यू, जिसने कई दिनों से प्रोटीन नहीं खाया था, बहुत खुश था। वो अपने स्केट्स उतारने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के केकड़े का मीट कबाड़ का ढेर होता है। अगर वो इसे कच्चा खाता तो उसे कई तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता और वो मर जाता। इसलिए उसने हुक बनाने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। उसने 1 मिनट से भी कम समय में आसानी से एक छोटी हड्डी पकड़ ली और उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में डालकर ध्यान से चबाया। लेकिन जैसे ही उसने चबाया, उसे लगा कि कुछ कमी है। तब टॉम को एहसास हुआ कि उसे जिंदा रहना है, तो उसने लकड़ी में छेद करने के बेसिक सीखे, लकड़ी के नीचे कागज के टुकड़े रखे। उसने उसे लगातार रगड़ना शुरू किया, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई कि दोपहर से उसे कागज की एक चिंगारी भी नहीं दिखी थी। फिर भी टॉम ने हार नहीं मानी। उसने आराम करने का फैसला किया। खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ नारियल का गूदा इस्तेमाल किया ताकि वो आग जला सके। अपने हाथ में नारियल के छिलके को देखकर उसे अचानक एक आइडिया आया। शायद ये आगे पीछे रगड़ने का तरीका उसे वापस जिंदा कर सकता है। उसने तुरंत काम किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये ज्यादा आसान और तेज साबित हुआ, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी हथेली लकड़ी पर फिसल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अच्छे इरादे से खुद को चोट पहुंचाई है। इस बार उसकी विल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लकड़ी रगड़ने के ये नेचुरल तरीके हर दिन ठंड और तकलीफ के अकेलेपन से भरा हुआ था। उसने एक फैसले से अपना गुस्सा निकाला। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद वो शांत हो गया और उसे असलियत का सामना करना पड़ा। उसने बस अपने हाथ पर पट्टी बांध। जमीन पर वॉलीबॉल को देखकर उसके हाथ के खून के धब्बे उसे किसी की याद दिला रहे थे। फिर टॉम ने अपने माथे पर थोड़ा पसीना जमा किया और वॉलीबॉल को साफ किया। उसने उसका नाम विल्सन रखा। अकेला टॉम अब अकेला नहीं था। उसने विल्सन को अपने पास रखा और खुद को हिम्मत देता रहा। साथ मिलने से वो ताकत से भर गया। वो लकड़ी को तब तक रगड़ता रहा जब तक कुछ चिंगारियां नहीं दिखने लगी, लेकिन अगले ही पल चिंगारियां गायब हो गई। लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े को देखकर उसे एक नई खोज हुई। पता चला कि हवा की कमी की वजह से चिंगारियां बुझ गई। फिर वो एक गड्ढे की तरफ भागा, उसमें लकड़ी डाली और हवा अंदर आने से लकड़ी पर जल्द ही आग की लपटें दिखने लगी। ये उसकी अपनी मेहनत का नतीजा था, लेकिन वो उत्साहित नहीं हो सका। उस रात उसने सिग्नल के तौर पर बीच पर एक बड़ी आग जलाई। ये पहली बार था जब टॉम को उस सुनसान आइलैंड पर फंसे होने के बाद आग की उम्मीद महसूस हुई थी। फिर उसने सी फूड का मजा लिया। अपनी उंगलियों से पोक बेली का एक टुकड़ा उठाया। ये बहुत स्वादिष्ट था। खाने की समस्या हल करने के बाद टॉम ने जियोग्राफिकल लोकेशन को एनालाइज करना शुरू किया। टाइम और स्पीड के आधार पर उसने मोटे तौर पर कैलकुलेट किया कि रेस्क्यू टीम के लिए सर्च एरिया कुल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। इसके अलावा आइलैंड के आसपास का एरिया सेफ जगह नहीं थी। रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढे जाने का चांस लगभग न के बराबर था। कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन जब तक वो जिंदा था उम्मीद थी। लंबे समय तक विटामिन डेफिशिएंसी के कारण टॉम के दांत पूरी तरह से सूज गए थे। उसे हर दिन दांत का दर्द सताता था। उसकी जिंदगी खतरे में थी। उसने हिम्मत करके अपने सूजे हुए दांत पर क्लाउड शूज रखे, फिर पत्थर पर मारा और पूरी ताकत से धनुष खींचा और आखिर में खराब दांत निकल गया। अचानक हुए दर्द से टॉम तुरंत बेहोश हो गया। आने वाले दिनों में वो हर दिन विल्सन को अपने दिल की बात बताता और अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी चालाकी भरी चालें चलता और वे साथ रहने की कोशिश करते। समय उड़ता गया और 4 साल तेजी से बीत गए। टॉम का शुरू में मोटापा और फूला हुआ शरीर पतला और हड्डियों वाला हो गया था, मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा देगा। कोई नहीं जानता था कि वो उन 4 सालों में कैसे बच गया था। जहर ने बहुत पहले ही उसकी आंखों में उम्मीद को खत्म कर दिया था। टॉम एक चलती फिरती लाश की तरह रहता था, लेकिन सौभाग्य से उसके प्रजनन कौशल को कुछ पहचान मिली और उसने एक बार निर्जन द्वीप से भागने के बारे में सोचा, लेकिन बेरहम लहरों ने उसे ये विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जब भी उसे इतना अकेलापन महसूस होता कि वो जी नहीं सकता, वो खुद को फांसी लगाने के लिए चट्टान के किनारे चला जाता। लेकिन उसके
पास अपना जीवन समाप्त करने का साहस नहीं था। समुद्र में खाना। उसे अचानक एक हरे रंग की लोहे की प्लेट मिली और टॉम कुछ नया देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लोहे की प्लेट को बीच पर रख दिया और विल्सन के साथ बैठकर उसकी तारीफ की। लेकिन अचानक जैसे ही उसने उसे देखा, उसे लोहे की प्लेट के बारे में एक अलग ही आइडिया आया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कितना आसान था। अगर ये मुड़ भी जाए तो आसानी से खराब हो जाएगा। मैसेंजर बनाने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन था। उसे सुनसान आइलैंड छोड़ने की उम्मीद थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए टॉम ने पेस्ट बनाने के लिए रोलर स्केट्स को लकड़ी से बांध दिया और उसने बड़े पेड़ के नीचे हड्डियां जला दी। इससे न सिर्फ स्केट्स की स्पीड बढ़ेगी बल्कि लकड़ी की नमी भी जल्दी सूख जाएगी। उसने लकड़ी के तख्ते बनाने का सामान तैयार किया। इसके बाद उसे रस्सियां बनानी थी। उसने एक एक करके छोटे पेड़ काटे। उसने छाल फाड़ दी। उसने बिना खाए पिए कारीगरी पर बिना थके काम किया, क्योंकि टॉम समझ गया था कि ये सही समय और जगह है। ये जाने का सबसे अच्छा समय था। अगर वो चूक गया तो उसे अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। उसने आइलैंड के सारे छोटे पेड़ काट दिए और रास्ते को धुंध से बांध भी दिया। लेकिन लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए रस्सी अभी भी काफी नहीं थी और अचानक उसे याद आया कि जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो चट्टान पर रस्सी का एक टुकड़ा था और ये रस्सी लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए काफी थी। और जब वो गुफा में लौटा तो टॉम का दिल बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। वो जानता था कि समुद्र बहुत खतरनाक है और ये सफर जाहिर तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन वो एक सुनसान आइलैंड पर वॉलीबॉल के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता था। और फिर उसे लगा कि विल्सन उसके पिछले अंत का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उसने गुस्से में विल्सन को गुफा से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले ही पल दूसरा वो विल्सन को ढूंढने के लिए बाहर भागा। इन 4 सालों में विल्सन लंबे समय से उसका दोस्त था और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए उसने विल्सन की सैन्य वर्दी की मरम्मत की। और जल्द ही टॉम ने लकड़ी की नाव को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और वो पंखों वाली नाव को एक कुरियर के रूप में ले गया अपनी मंगेतर और विल्सन के साथ, और एक हवादार दिन चुना और क्षैतिज रूप से ग्लाइडिंग की विधि का उपयोग करते हुए नाव को सीधे समुद्र में झुका दिया। इस प्रकार उसके साहसिक कार्य की शुरुआत हुई। टॉम लकड़ी की नाव पर ग्लाइड करता रहा और एक लहर से संघर्ष करता रहा, और जब भी उसे एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ा जिसे वो पार नहीं कर सकता था, लोहे की पाल और उम्मीद के वो पंख खास तौर पर साफ दिख रहे थे। पता चला कि टॉम का बनाया लकड़ी का तख्ता काफी मजबूत था। समुद्री हवा की मदद से उन्होंने बड़ी लहरों को सफलतापूर्वक पार कर लिया और काफी शांत समुद्र में पहुंच गए। धीरे धीरे टॉम और दूर चला गया। उस जगह को देखकर जहां वो रहता था उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आइलैंड पर उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उसे याद करके टॉम इतना खुश हुआ कि वो सीधे समुद्र में कूद पड़ा ताकि कुदरती बारिश से अपनी प्यास बुझा सके। उसने रात में भी दिखाया। टाइगर गोल्ड उसकी रक्षा के लिए वहां था। हालांकि अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं चला। उस रात अचानक तूफान आया। नाव पलट गई और उड़ गई। वो सिर्फ मुफा को कसकर पकड़ सका ताकि वो भी ना उड़ जाए। अगले दिन टाइगर पानी पीता रहा, जिससे टॉम जाग गया जो विंड फिश में था। लेकिन जागने पर टॉम को पता चला कि विल्सन गायब है। उसने पागलों की तरह विल्सन को ढूंढा, लेकिन किस्मत से विल्सन पास ही में था। टॉम जल्दी से पानी में कूदा, लकड़ी की रस्सी को अपने शरीर से बांधा और विल्सन की तरफ तैरा। लेकिन रस्सी बहुत छोटी थी और वो थक गया। वो सिर्फ विल्सन को बेबस होते हुए देख सकता था। बस एक पल में टॉम को ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसकी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने नेचर के खिलाफ जितना भी संघर्ष किया सब बेकार था। नाव पलटे बिना, अपने दोस्तों के साथ के बिना उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और लकड़ी के तख्ते पर बहता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। वो 5 या 6 का था और काफी छोटा दिख रहा था। लेकिन तभी टॉम को अचानक एक नाव से एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से मदद के लिए हाथ मिलाया। गुजरते हुए जहाज के क्रू ने भी टॉम को देखा। 1500 दिनों के बाद आखिरकार उसे बचा लिया गया। लेकिन जब टॉम नए शहर में लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मंगेतर की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। सच तो ये था कि पैरों की ताकत के इन 1500 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है।